गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस गंदौरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर की एक किताब एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की थर्ड इकाई दत्त संकलन उपकरण एवं तकनीक के बारे में बात करते हैं। तो उसमें हमने बात किया था प्रश्नावली, और प्रश्नावली में भी आज बात करेंगे प्रश्नावली की सीमाएं और सार्वजनिक प्रलेख की। तो प्रश्नावली की जो सीमाएं हैं वो इस तरीके से हैं। प्रश्नावली की सीमाएं दोष या कमियां भी हैं। प्रश्नावली की दो प्रमुख समस्या पूर्व पृष्ठों पर वर्णित की जा चुकी हैं। नंबर 1, उत्तर नहीं मिलने की सबसे बड़ी समस्या है कि जब भी प्रश्न करते हैं तो कई बार होता है कि उत्तर हमें नहीं मिल पाता, तो उसके पीछे हमें वजह तह तक जाना पड़ता है। दूसरा, उत्तरों की कम विश्वसनीयता यानी कि कम रिलेबिलिटी होती है, तो उसमें भी हमें एक समस्या आती है। इन दोनों समस्याओं के अतिरिक्त प्रश्नावली की कुछ सीमाएं भी हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रश्नावली की सीमा की हम बात करें। नंबर 1, प्रतिनिध्यात्मक निर्देशन नहीं। प्रतिनिध्यात्मक निर्देशन नहीं। प्रतिनिध्यात्मक निर्देशन मतलब प्रश्नावली को पढ़ने, समझने तथा भरने के लिए प्राथमिक आवश्यकता यह है कि उत्तरदाता शिक्षित हो। ऐसे में उत्तरदाता प्रश्नावली में अपने उत्तर नहीं भर सकता। अतः कह सकते हैं कि प्रश्नावली विधि संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। प्रश्नावली को निशक्त जनों सुनने या देखने में असमर्थ पर भी ये लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि प्रश्नावली को पढ़ने, समझने तथा भरने के लिए प्राथमिक आवश्यकता यह नहीं कि उत्तरदाता शिक्षित हो। ऐसे में उत्तरदाता प्रश्नावली में अपने उत्तर नहीं भर सकता। अतः हम कह सकते हैं कि प्रश्नावली विधि संपूर्ण जनसंख्या या प्रतिनिधित्व करती है। अब प्रश्नावली को निशक्त जनों या सुनने देखने के समर्थ लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा हम बात करते हैं गहन अध्ययन में अनुपयुक्त। नंबर 2, गहन अध्ययन में अनुपयुक्त। गहन अध्ययन में अनुपयुक्त। अब गहन अध्ययन में अनुपयुक्त कैसे? ऐसा सामान्यतः कहा जाता है कि सरल एवं छोटी समस्याओं के लिए प्रश्नावली विधि उपयुक्त हो सकती है। लेकिन जो छोटी और सरल समस्या होगी उसके लिए प्रश्नावली विधि बहुत उपयुक्त हो सकती है, किंतु गंभीर प्रकृति की समस्याओं के विश्लेषण हेतु जिस गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है वह प्रश्नावली द्वारा संभव नहीं है। एक तो प्रश्नावली में कम तथा सरल प्रकृति के प्रश्न रखने पड़ते हैं। दूसरा, बिना खुले प्रश्न गहन एवं बहुआयामी उत्तर प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पार्टेन का मत है कि हम एक उत्तम प्रश्नावली की तुलना एक अच्छे साक्षात्कार के समय अधिक गहन अध्ययन कर सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं व्यक्तिगत संपर्क का अभाव। नंबर 3, व्यक्तिगत संपर्क का अभाव। व्यक्तिगत संपर्क का अभाव। व्यक्तिगत संपर्क का अभाव किससे? प्रश्नावली की रचना इस प्रकार की जाती है कि इसे सरल प्रश्नों के साथ डाक द्वारा उत्तरदाता तक भेजा जाता है। ऐसे में शोधकर्ता का उत्तरदाता से संपर्क स्थापित नहीं होता। स्पष्ट है कि ऐसे में शोधकर्ता उत्तरदाता की आकांक्षाओं को न तो दूर कर सकता है और न ही रुचि जागृत कर सकता है। जॉन गोल्टन कहते हैं कि उत्तरदाता से शोधकर्ता का प्रत्यक्ष संपर्क एक ऐसी संगीत लय के समान है जिसमें एक दूसरे से जुड़ी विभिन्न ध्वनियां श्रोताओं को स्वतः ही सम्मोहित कर लेती है। दूसरी ओर प्रश्नावली ऐसे किसी चित्र के सामने है जिसे एक बार देखा कर दर्शक को रंगों और बारीकियों की कल्पना करने हेतु अलग ढंग से जोड़ दिया जाता है। इस विधि में उत्तरदाता को भावनात्मक उत्प्रेरण नहीं दिया जा सकता, अतः व्यक्तिगत जुड़ाव भी नहीं हो पाता है। नंबर 4, उत्तरदाताओं के अस्पष्ट लेख। नंबर 4, उत्तरदाताओं के अस्पष्ट
लेख। उत्तरदाताओं के अस्पष्ट लेख। प्रश्नावली को भरते समय कुछ उत्तरदाता या तो उत्तर खाली छोड़ देते हैं या इस प्रकार काट चाट करते हैं कि हस्तलेख को पढ़ना समझना कठिन हो जाता है। विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालना तो दूर की बात, उत्तरदाता की शीघ्रता या अक्षर की विशिष्टता शैलों में लिखने की समस्या उत्पन्न होती है। नंबर 5, सार्वजनिक प्रश्न रखना असंभव। सार्वजनिक प्रश्न रखना असंभव है। प्रश्नावली में सरल तथा कम संख्या में प्रश्न रखे जाते हैं जो मुख्यतः शोध समस्या से संबंधित होते हैं। सभी उत्तरदाताओं के स्वभाव, संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि इत्यादि को समाहित करने वाले प्रश्न प्रश्नावली में नहीं होते। इसमें एक वर्ग विशेष या निर्देशन के अनुसार प्रश्न रखे जाते हैं। सभी पर समान रूप से लागू होने वाले या उत्तरदाताओं की सभी सूचनाएं प्रदान करने वाले प्रश्न प्रश्नावली में प्राय नहीं होते। यानी कि प्रश्नावली में सरल तथा कम संख्या में प्रश्न रखे जाते हैं जो मुख्यतः शोध समस्या से संबंधित होते हैं। सभी उत्तरदाताओं के स्वभाव, संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि इत्यादि को समाहित करने वाले प्रश्न प्रश्नावली में नहीं होते। इनमें एक वर्ग विशेष या निर्देशन के अनुसार प्रश्न रखे जाते हैं। सभी पर समान रूप से लागू होने वाले उत्तरदाताओं की सभी सूचनाएं प्रदान करने वाले प्रश्न प्रश्नावली में प्राय नहीं होते हैं। नंबर 6, निर्वचन की व्याख्या की समस्या। निर्वचन की व्याख्या की समस्या। निर्वचन की व्याख्या की समस्या। अब प्रश्नावली को भरते समय किसी प्रश्न या अर्थ तथा उत्तरदाता उसका क्या निर्वचन करता है यह भिन्न हो सकता है। व्याख्या तथा समझ की यह समस्या दोनों तरफ है। यदि किसी खुले प्रश्न पर उत्तरदाता ने सुझाव दिया है तो उसे विस्तार पूर्वक एवं सही अर्थों में तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि शोधकर्ता तथा उत्तरदाता आमने सामने नहीं हो। कई बार प्रश्नावली में प्राप्त उत्तरों में उत्तरदाता का वास्तविक मंतव्य शोधकर्ता को पता नहीं चल पाता है। अनेक कमियों के उपरांत भी प्रश्नावली विधि अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। गुड्डे एवं हट भी मानते हैं कि यदि प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण तथा निर्देशन का चयन उपयुक्त एवं समुचित ढंग से किया जाए तो इस विधि से प्राप्त सूचनाएं प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हो सकती हैं। सामाजिक शोध के क्षेत्र में अधिसंख्य शोधकर्ता इसे अपनाते हैं क्योंकि जैसा कि आर्थर सी नील्सन कहते हैं कि रोशनी की कीमत अंधेरे की लागत से कम ही होती है। यानी कि रोशनी की कीमत अंधेरे की लागत से कम होती है, इसलिए नील्सन ने ऐसा कहा है। नंबर 2 बात करते हैं सार्वजनिक प्रलेख की। इसको आप लिख दीजिए। यह हो गया प्रश्नावली की सीमाएं। अब हम बात करेंगे सार्वजनिक प्रलेख की। आर्टिफैक्ट डॉक्यूमेंट। हाँ, तो इस पे बात करते हैं कि द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक प्रलेखों की भूमिका या उपयोगिता सर्वसिद्ध है। सार्वजनिक प्रलेख वे होते हैं जो किसी सार्वजनिक संस्था, सरकार, समाज, संगठन, स्वैच्छिक अभिकरण, पेशेवर संस्था, कंपनी, संघ या प्राधिकरण द्वारा संधारित होते हैं। सामान्यतः ऐसी सामग्री जो सभी के लिए उपलब्ध होती है तथा वह एक व्यक्ति की न होकर सामूहिक स्वामित्व में होती है तो वह सार्वजनिक प्रलेख की श्रेणी में आती है। ऐसी सामग्री 2 स्वरूपों में हो सकती है। पहली प्रकाशित प्रलेख, पब्लिश्ड, प्रकाशित प्रलेख, पब्लिश्ड आर्टिकल। दूसरा अप्रकाशित। ऐसे आंकड़े या सामग्री जो पुस्तक, शोध, प्रबंध, प्रतिवेदन या अन्य स्वरूप में प्रकाशित हो चुकी होती है वह प्राय निम्न स्रोतों या प्रकारों में उपलब्ध होती है। अब सरकारी प्रलेख संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठनों से लेकर भारत सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, अन्य अनेक संबंध कार्यालयों से उपलब्ध संबंधित सभी दस्तावेज इस श्रेणी में आते हैं जो प्राय निम्नलिखित स्वरूप में उपलब्ध होते हैं। नंबर 1,
नंबर 1 सर्वेक्षण प्रतिवेदन सर्वे रिपोर्ट्स, जैसे कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO की रिपोर्ट्स। नंबर 2 जनगणना सेंसस तथा अन्य गणना जैसे आर्थिक गणना, पशु गणना इत्यादि। नंबर 3 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। नंबर 4 सांख्यिकी स्टैटिक्स, जैसे कि स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे, इंडस्ट्रियल सर्वे, क्राइम इन इंडिया, पुलिस डेटा। नंबर 5 संघीय एवं राज्य राजपत्र यूनियन एंड स्टेट गजेट्स। नंबर 6 चुनाव आंकड़े इलेक्शन डेटा। नंबर 7 मूल्यांकन प्रतिवेदन इवोल्यूशन रिपोर्ट्स, जैसे पंचवर्षीय योजना की मध्यावर्ती समीक्षा। नंबर 8 आम बजट एवं राज्य बजट यूनियन बजट एंड स्टेट बजट। तो ये कुछ निम्नलिखित प्रलेख। नंबर 9 नीति कार्यक्रम, नीति आयोग है, कार्यक्रम योजना एवं परियोजना प्रलेख पॉलिसी प्रोग्राम स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। नंबर 10 जांच आयोग रिपोर्ट इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट। नंबर 11 आदेश परिपत्र तथा ज्ञापन ऑर्डर सर्कुलर एंड मेमोरेबल। नंबर 12 अभिलेखागार सामग्री आर्चिव मटेरियल। नंबर 13 विषयक आयोग या समिति प्रतिवेदन। आगे बात करते हैं हम सरकारी प्रलेखों की विश्वसनीयता बहुत उच्च तथा बहुत थोड़ी कठिन मानी जाती रही है। कई बार सरकारी तंत्र से सूचना लेना अधिक समय तथा श्रम साध्य हो सकता है। भारत में दशकों तक शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की आड़ में बहुत सारे आंकड़े एवं सूचनाएं शोधकर्ता तथा आम जनता को नहीं दी जाती थी, किंतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ने इस बाधा को समाप्त किया है तथा इस सरकारी तंत्र की अधिसंख्य सूचनाएं आम जन को शोधकर्ता के लिए उपलब्ध है। सूचना का अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली सूचनाएं अधिनियम की धारा 8 में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रकृति की सूचनाएं प्रकट की जाने से उत्तर छूट प्राप्त एक्सटेंशन ऑफ फ्रॉम डिस्क्लोजर। अर्थात नंबर 1 सूचना प्रकटन से भारत की संप्रभुता, एकता, सुरक्षा तथा राजनीतिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक हितों, वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या किसी अपराध का उद्दीपन होता हो। नंबर 2 सूचना जिसके प्रकटन से किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया हुआ है या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्ट होती है। नंबर 3 सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य विधायिका के विशेषाधिकारों का हनन होता है। नंबर 4 सूचना जिसके प्रकटन से तृतीय पक्ष की प्रतियोगी स्थिति को हानि पहुंचती है, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है। यदि समक्ष प्राधिकारी संतुष्ट है कि सूचना प्रकटन में व्यापार, जनहित, समष्टि की सूचना प्रकट की जा सकेगी। नंबर 5 किसी व्यक्ति के पास वैश्वासिक और विश्वास से आश्रित संबंधों की सूचनाएं यदि समक्ष प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि सूचना प्रकटन में व्यापक जनहित समाविष्ट है तो सूचना प्रकट की जा सकेगी। नंबर 6 वैदेशिक सरकार के विश्वास में प्राप्त सूचनाएं। नंबर 7 सूचना जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए सूचना से के स्रोत की पहचान करने में या विश्वास की गई सहायता या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए खतरा हो। नंबर 8 सूचना जिसके प्रकटन से अन्वेषण या अपराधियों को गिरफ्तार करने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी। नंबर 9 मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें मंत्री परिषद, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है, परंतु यह कि मंत्री परिषद के निर्णय जिनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर निर्णय किए गए थे, निर्णय किए जाने और विषय समाप्त हो जाने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विषय जो इस धारा 8 के अंतर्गत आते हैं प्रकट नहीं किए जाएंगे। नंबर 10 सूचना जो व्यक्तिगत है तथा जिसके प्रकट करने में कोई जन गतिविधि या हित संबंधित नहीं है या जिससे किसी व्यक्ति की एकांतता, प्राइवेसी या निजता का अनावश्यक अतिक्रमण होता है, यदि समक्ष प्राधिकारी संतुष्ट है कि सूचना प्रकटन में व्यापक जनहित समाविष्ट है तो सूचना प्रकट की जा सकेगी। नंबर 11 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत हुई शिकायत को कोई भी ब्यौरा नहीं लिया जा सकता है। इसी धारा में यह भी कहा गया है कि ऐसी सूचना जिससे संसद या राज्य विधायिका को देने से मना नहीं किया जा सकता है, वह सूचना किसी व्यक्ति को देर से मना नहीं की जा सकेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि शासकीय गुप्त अधिनियम 1923 के प्रावधान सूचना देने के आड़े
नहीं आएंगे। साथ ही लोक प्राधिकारी को यह शक्ति भी दी गई है कि उसे लोक प्राधिकारी की हानियों से अधिक महत्वपूर्ण जनहित लगे हों। उपयुक्त वर्णित धारा 8 की छूटों वाली सूचना भी दी जा सकती है। किसी घटना वृत्तांत विषय से संबंधित कोई सूचना यदि 20 वर्ष के अधिक पुरानी है तो केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा। ये इसकी कुछ अधिनियम की दी वाली सूचनाएं हैं। अधिनियम की धारा 9 यह प्रावधान करती है कि राज्य के भिन्न किसी व्यक्ति के प्रतिलिप्याधिकार के उल्लंघन करने वाली सूचनाओं के आवेदन को लोक सूचना अधिकारी अस्वीकृत कर सकता है। धारा 10 के में यह प्रावधान है कि किसी सूचना या दस्तावेज का आंशिक भाग भी दिया जा सकता है, अर्थात कुछ भाग न दी जाने वाली सूचना धारा 8 में आता है। जो भाग देने योग्य है उसकी सूचना, निर्णय के कारण निर्णयकर्ता का नाम और पदनाम, फीस इत्यादि का विवरण आवेदक की संसूचित किया जाएगा। अधिनियम की धारा 24 में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार के निम्नलिखित आम सूचना और सुरक्षा संगठन सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। अधिनियम की अनुसूची 2 के अनुसार 25 संगठन इस प्रकार हैं। 25 कुछ डेटा है, देखिए कि नंबर 1 आसूचना ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो। नंबर 2 कैबिनेट सचिवालय की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। नंबर 3 राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्व आसूचना निदेशालय, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। नंबर 4 केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी ब्यूरो। नंबर 5 प्रवर्तन निदेशालय, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी जिसे हम कहते हैं, प्रवर्तन निदेशालय। नंबर 6 नशीले पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो। नंबर 7 वैमानिक अनुसंधान केंद्र। नंबर 8 विशेष सीमांत बल। नंबर 9 सीमा सुरक्षा बल। नंबर 10 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। नंबर 11 भारत तिब्बत सीमा पुलिस। नंबर 12 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। नंबर 13 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। 14 असम राइफल्स। 15 सशस्त्र सीमा बल। 16 विशेष शाखा सीआईडी अंडमान और निकोबार, स्पेशल ब्रांच सीआईडी अंडमान और निकोबार। 17 विशेष शाखा सीआईडी सीबी दादरा एवं नागर हवेली। 18 विशेष शाखा लक्षद्वीप पुलिस, स्पेशल ब्रांच लक्षद्वीप पुलिस। 19 विशेष सुरक्षा बल। 20 रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। 21 सीमा सड़क विकास बोर्ड। 22 भारत वित्तीय आसूचना इकाई। 23 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई। 24 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए। 25 राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड। परंतु इन संगठनों से भ्रष्टाचार तथा मानवाधिकार के हनन संबंधी सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। मानवाधिकार संबंधी सूचना हेतु केंद्रीय सूचना आयोग का आवेदन देना होगा, जो 45 दिनों के अंदर सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। इन संगठनों की सूची में नए नाम जोड़े जा सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। ऐसी सूचना संसद को दी जाने आवश्यक है। राज्य सरकारें भी ऐसी सूची अधिसूचित कर सकती हैं, किंतु भ्रष्टाचार संबंधी सूचनाएं अपवर्जित नहीं की जा सकती। मानवाधिकार हनन संबंधी सूचना हेतु राज्य मानवाधिकार आयोग को आवेदन देना होगा, जो 45 दिनों की सूचना उपलब्ध कराता है। विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान प्रलेख, यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट्स। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों का एक प्रमुख कार्य शोध कराना तथा उनके अभिलेख सुरक्षित रखते हुए ज्ञान भंडार में वृद्धि करना है। विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में जमा एवं प्रकाशित शोध प्रबंध द्वितीयक आंकड़ों में सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त कुछ संस्थान जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान तथा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान इत्यादि में उपलब्ध शोध ग्रंथ के अलावा परियोजना प्रतिवेदन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निजी क्षेत्र के प्रलेख। किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक उन्नति में सरकारी तंत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के संगठनों, उपक्रमों तथा संस्थाओं का निर्णायक योगदान रहता है। अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश में तो उनकी प्राथमिक भूमिका है। भारत में टाटा समूह के अनेक संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र और शोध संगठन शोधार्थियों की सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र, बैंक, कंपनियां, पेशेवर संघ, शेयर मार्केट, दबाव समूह,
हित संगठन, राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय एवं उनके अनुषंगी संगठन, प्रतिष्ठान एवं ट्रस्ट इत्यादि में भरपूर आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं। अब इसी कड़ी में एक अन्य स्रोत स्वैच्छिक संगठन भी है, जिसे गैर सरकारी संगठन एनजीओ और सिविल सोसाइटी भी कहा जाता है, के पास द्वितीय आंकड़े उपलब्ध रहते हैं। यद्यपि इनकी विश्वसनीयता पर बहुत से विद्वान उंगली उठाते हैं। जैसे कि पुस्तकें, आधुनिक सभ्यता में ज्ञान सागर पुस्तकों का समानार्थक माना जाता है। पुस्तक सामान्य पुस्तक कागज पर मूर्त सामग्री है, किंतु प्राचीन पुस्तक ताड़ पत्र या कपड़े पर भी हो सकती है। भारत में राजा राममोहन राय पुस्तकालय कोलकाता तथा संसद भवन नई दिल्ली स्थित लाइब्रेरी लाखों पुस्तकों की संख्या वाले पुस्तकालय हैं, जहां सभी विषयों पर शोधार्थियों की सामग्री मिल सकती है। पुस्तकें प्रकाशित ज्ञान का वह स्वरूप है जो खुले बाजार या समाज में सभी के लिए उपलब्ध होती है। पत्र पत्रिकाएं सामाजिक विज्ञानों के शोध विषयों से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं दैनिक, साप्ताहिक या मासिक पत्र पत्रिकाओं में उपलब्ध रहती हैं, किंतु इसे हमेशा विश्वसनीय और अच्छा शोध आंकड़ा स्रोत नहीं माना जाता है। जन साधारण में आम विषयों पर प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं, मैगजीन्स भी इस श्रेणी में हैं। इंटरनेट एवं वेबसाइट, तो इंटरनेट एवं वेबसाइट में अत्याधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की वर्तमान क्रांति युग में ज्ञान के बहुत सारे नए दस्तावेज खुले गए हैं। इन्हीं में से एक है इंटरनेट तथा ऑनलाइन से जुड़ी आभासी दुनिया, वर्चुअल वर्ल्ड की वो सब जगह जहां सब कंप्यूटर से जुड़ा है, सरकारी हो या चाहे निजी, सामूहिक हो या व्यक्तिगत, विज्ञान हो या साहित्य, चिंतन हो या मनोरंजन, सब के लिए कोई न कोई संदर्भ इंटरनेट पर उपलब्ध है। विकिपीडिया इस प्रकार का स्रोत है। सूचना विस्फोट के इस दौर में जितनी सरलता से अधिक मात्रा में हमें निःशुल्क सूचनाएं मिल रही हैं, वे उतनी ही अधिक विश्वसनीय मानी जा रही हैं। इसीलिए शोधार्थी को इस आभासी दुनिया में प्रवेश करने तथा आंकड़ों को सत्य मानने से पूर्व बहुत सावधानी अपनाना आवश्यक है। साथ ही साइबर चोरी एवं अपराध से भी बचना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध गंगा विश्वविद्यालय पर शोध प्रबंध ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाने लगे हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा प्रकाशित लेख, प्रश्नावली की सीमा, सार्वजनिक प्रलेख में प्रकाशित लेख। अप्रकाशित हम अगली क्लास में आकर बात करेंगे। एलबीएस गंधौरा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।